देखो यार, मैं जानता हूं कि हाफिली एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद से तुम्हारे पिछले कई दिन काफी बुरे बीते होंगे, काफी ज्यादा डिप्रेशन में होगे तुम लोग, काफी ज्यादा सदमे में होगे। अभी तक तुम अपने आप को बहुत 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 ज्यादा कोस चुके होगे और जो बचा खुचा होगा वो ताने बाहर से मिल गए होंगे, या तो मम्मी पापा की तरफ से, या रिलेटिव्स की तरफ से, या छोटे बड़े भाई बहन की तरफ से कि यार अभी तुमने कुछ नहीं किया, हाफिल एग्जाम ने ही तुम्हारा बता दिया कि तुम आगे क्या कुछ करने वाले हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तुम्हारे साथ तो एकदम निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहां कोसने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया हुआ हूं, मैं तुम्हें आया हुआ हूं बताने के लिए। और जो कि मैंने हाफिल एग्जाम के पहले भी बताया था कि तुम लोगों का जो रिजल्ट है ना हाफिल एग्जाम का, कुछ ऐसा ही आने वाला है। ये प्रेडिक्शन मैंने पहले ही कर दिया था, 2-3 महीना पहले मैंने बताया था कि अगर तुमने अभी भी अपने आप को नहीं संभाला तो सीधा सीधा इसका इंपैक्ट जो है वो तुमको हाफिली एग्जाम में पड़ेगा। तुम में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट हैं मेरे पास में भरे पड़े हुए हैं कि सर हाफिल एग्जाम तो हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत 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 ज्यादा टफ आया, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे जो एनसीईआरटी से तो आए नहीं थे, तो हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा समझ में नहीं आया, और इतनी गालियां पड़ रही हैं जो कि लिमिट ही नहीं है। तो यार हाफिली तो हो गया बर्बाद, ज्यादा लंबा चौड़ा इस पे बात करके कोई फायदा नहीं है। आगे क्या करना है, और एक बड़ा सवाल जो तुम में से ज्यादातर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मुझसे कि सर क्या हाफिली एग्जाम का हमारे फाइनल्स पर भी असर पड़ सकता है, इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो यार अब तुमको क्या लगता है, पहले मैं तुमसे पूछता हूं। वैसे आगे बढ़े इससे पहले अगर तुम इस वीडियो के यहां तक पहुंच चुके हो तो इस वीडियो के अंत तक भी जरूर जाना, भले ही किसी भी स्पीड पे देख लो इस वीडियो को, लेकिन अंत तक जाना, क्योंकि यहां पे जो मैं बताऊंगा ना प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा, और वो चीज बताऊंगा जो सीबीएसई के जो एग्जामिनर्स हैं, जो इवैल्यूएटर्स हैं, कॉपी चेकर्स हैं, वो जिन चीजों को खोजते हैं और जिनकी वजह से तुम अभी लुढ़के हो और जिनकी वजह से तुम्हें फाइनल्स में नहीं लुढ़कना है, बल्कि इंस्टेड तुम अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हो तो 98% प्लस मार्क्स आराम से तुम स्कोर कर लोगे। तो भैया फाइनल पे क्या असर पड़ सकता है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल असर पड़ सकता है अगर तुम्हारा जो वर्किंग कल्चर है ना, जो वे ऑफ जो अप्रोच है, जो स्टडी का अप्रोच है अभी इस वक्त का एटीट्यूड है, अगर इस एटीट्यूड के साथ में तुम जाओगे तो तुम भारी मुसीबत में आ सकते हो। अभी तक मुझे पता है कि तुम्हारे मन में एक बार बार सवाल हो रहा होगा कि सर तैयारी अच्छी की थी, क्वेश्चन आंसर सारे पढ़े थे, सब कुछ अच्छा किया था, एनसीईआरटी को भी रगड़ दिया था, तो फंसे कहां हम, क्यों हम फंस गए। मैं बताऊं, सबसे पहले जो फंसने का एक बहुत ही बड़ा रीजन था वो था तुम्हारा खुद का, कहीं ना कहीं इस चीज को नोटिस करना, कहीं तुम्हारे साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो तुम्हें ले डूबा। ओवर कॉन्फिडेंस इस बात का कि मुझे सब कुछ आता है, अरे यार मुझे तो किसी से जानने समझने की जरूरत नहीं है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, मैंने तो सारी चीजें कर रखी है, मेरा नोट्स जो है वो सबसे बेस्ट है और मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। कहीं ये अप्रोच कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, कहीं ये अप्रोच तुम्हारे में था? जल्दी से गौर करते जाओ, क्या ये अप्रोच था? जो याद था उसका रिवीजन तुमने नहीं किया, ये सेकंड तुम्हारी गलती थी। देखो यार, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुमने पढ़ाई नहीं की थी, तुमने पढ़ाई की थी, तुमने मेहनत किया था, तुम ट्यूशंस भी गए थे, सब चीज कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो टॉपर्स भी कई बार कर जाते हैं वो होता है कि जो पढ़ा उसका रिवीजन नहीं किया। भैया अगर एक स्ट्रांग रिवीजन स्ट्रैटेजी तुम्हारे पास में नहीं है, तुमने नहीं बना रखी, तो मैं तुमको वो स्ट्रैटेजी भी अभी देने वाला हूं, जिसको एक बार देख लोगे, समझ लोगे, तो फिर आगे तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब इसके बाद में है क्या कि भैया इस बीच में जो तुमने किया होगा वो बहुत ज्यादा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वांटिटी को मोस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्वालिटी के ऊपर में। मतलब तुम रगड़ रहे थे, तुम 8-8 घंटे पढ़ रहे थे, तुम 7-7 घंटे पढ़ रहे थे, तुमने अप्रोच भी सही रखा था कि यार मुझे बोर्ड को फोड़ना है, तुम सब कुछ कर रहे थे, लेकिन तुम क्या कर रहे थे, तुम क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहे थे। मेरे दोस्त एक बात बता दे रहा हूं, अगर हाफिली में तेरे मार्क्स कम आए ना तो चिंता नहीं करना, तू बोर्ड में उठा लेगा। कैसे उठा लेगा? सिंपल सी बात यार, हाफिली एग्जाम का पेपर जो है या प्री बोर्ड के पेपर, अब आने वाले समय में तेरा क्या होने वाला है, तुम लोगों का क्या होने वाला है बताओ? प्री बोर्ड होने वाला है, एक नहीं, दो नहीं, 3-3 होने वाले हैं, किसी किसी स्कूल में 3 से ज्यादा भी प्री बोर्ड होंगे। उसमें वो तुमको परखेंगे, तुम्हारे स्कूल वाले जो हैं वो तुमको परखेंगे, तोड़ेंगे, हर एंगल से मरोड़ेंगे, समझ रहे हो? तो इसी वजह से तुमको अभी से क्वालिटी पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना होगा कि यार मुझे ऐसी पढ़ाई हो जिससे कि मैं काफी कुछ करूं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी चीज गौर करना कि ये तुम्हारे साथ भी हुआ है, कभी किया ही नहीं। क्या नहीं किया तुमने कभी? एक बहुत बड़ी चीज, ये 4 पॉइंट जो मैं तुमको दे रहा हूं उस चीज को फोकस करना। तुमने कभी नहीं किया क्या चीज? डिफिकल्ट टॉपिक्स को टच। ये हमारे साथ होता है, पता है, मतलब कितना भी तुमको पता होगा कि यार ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर टॉपिक डिफिकल्ट है और इसको पढ़ना है मुझे, हाँ पढ़ना है, अच्छा कल पढ़ लेंगे, अच्छा बाद में पढ़ लेंगे। एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है, एक इंसान का एक
कॉमन सा नेचर होता है कि यार जो इजी पड़ा उस वो जल्दी अट्रैक्ट करता है, हम उसी की तरफ ज्यादा जाते हैं। स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग यही कहता है कि उसी तरफ जाए। पता है कि वहां गड्ढा है तो उसकी सेफ्टी कर ले, नहीं भैया हम जाएंगे, अपन गिरेंगे दम लेंगे और मर के दम लेंगे, ये होता है। तो भैया ये चीज जो एक अप्रोच था ना कि तुमने क्या डिफिकल्ट टॉपिक्स को टच किया ही नहीं, जरा नोटिस करो, ध्यान दो। जिन जिन जगहों पे तुम फंसे हुए थे, तुमको पता था यार इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आता है, फिर भी तुमने उसको नहीं पढ़ा। अच्छा, तुमने फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, पहले रुक जाओ यहां पर, मुझे बताओ क्या तुमने इस बात को फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं हर चैप्टर से वो कौन कौन से हैं और उसकी क्या प्रैक्टिस की थी तुमने? मैं जानता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होता है यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस क्या है, सैंपल पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर 5 साल के क्वेश्चन पेपर लगा लेते हो तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन फिर भी मैं चैलेंज करता हूं किसी को भी, 100 बच्चों को अगर पूछ लिया जाए ये सवाल तो 100 में से मुझे लगता है 90 आसपास निकलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कभी नहीं खंगालते हैं, जो सैंपल पेपर को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जिन्होंने शायद ही कभी देखा होगा कि भैया एक चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। वो पूरा चैप्टर पढ़ने में टाइम दे देंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो मेहनती नहीं है या तुम मेहनती नहीं हो, अगर ये हो, यही ये तुम्हारी बात हो रही है, अगर ये तुम हो तो मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम मेहनती नहीं हो, तुम पूरे चैप्टर को पढ़ोगे, लेकिन उस पूरे चैप्टर को पढ़ने में मेरे दोस्त टाइम वेस्ट भी तो करोगे। तो वो टाइम वेस्ट तुमने क्यों किया? क्यों नहीं था तुम्हारे पास में एक स्ट्रॉन्ग रिविजन स्ट्रैटेजी? अब तुम बोलोगे सर पढ़ रहे थे, स्ट्रैटेजी करने का, रिविजन करने का, प्रैक्टिस करने का, रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिला। टाइम मिलता नहीं है मेरे दोस्त, निकालना पड़ता है। और इसी चीज को अगर तुम फाइनल में रिपीट करोगे तो फिर यही हाफ ईयरली वाला रिजल्ट आएगा। एक दिन रोगे, अभी हाफ ईयरली बर्बाद हुई है, उसके बाद में फाइनल बर्बाद वाला एक ठप्पा जो है वो तुम्हारे माथे पे लग जाएगा। तो वो करना नहीं है। अभी से ये चीजों को तुम्हें दिमाग से निकालना है और अब इन पे काम करना है। ये तीनों पॉइंट जो अभी तक मैंने बताया। देन एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से की तुमने, बताओ? चलो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे, हर चैप्टर के अंदर में, बॉक्स के अंदर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो किए थे। हाँ, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को तुमने टच किया था, एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस की थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 साल के क्वेश्चंस को देखा था। क्या अपने टीचर के पास तुम गए थे कि सर इस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पूछने की जहमत उठाई है? तुम ज्यादा से ज्यादा क्लास के अंदर में बैठे रहे होगे। अगर तुम्हारे क्लास के अंदर 50 बच्चे पढ़ते हैं, 60 बच्चे पढ़ते हैं, तो 60 में से गौर करना 4 या 5 ही ऐसे हैं जो अपने टीचर के पास में जाते हैं और पूछते हैं कि सर ये टॉपिक से, इस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट है, या इस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तुमने उनको कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया होगा, जहां तक मैं 100% गारंटी दे सकता हूं। तो फाइनल अब आउटकम है कि भैया अब जो हो गया सो हो गया, अब करना क्या है? अब करना क्या है? सबसे पहली बात यह कि पूरी किताब पढ़ना जरूरी नहीं है। देखो, तुम में से मैक्सिमम लोग सोचते हो ना, जो अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पूरी किताब को खपच लिए। अरे यार, चैप्टर वाइज, कैटेगरी वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या तुमने वो जानने की कोशिश की? क्या तुमने ये जाना कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है पिछले 5, 7, 8 सालों में? क्या तुमने प्रीवियस ईयर 5 सालों के क्वेश्चंस को लगाए हैं? लगा के देखो मेरे दोस्त, उसके बाद में मुझसे बात करना कि यार सर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया। बस लगा के देखो, ठीक है? अब जो एक रिवीजन स्ट्रैटेजी मैं तुमको देने वाला हूं, जिसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं बना भी दूंगा, कि फॉलो करना है तुम्हें पीडीएलपीआर स्ट्रैटेजी। अब ये पीडीएलपीआर स्ट्रैटेजी है क्या? ध्यान से देखो। पी फॉर पढ़ो, देखो, लिखो, पढ़ो और फिर रिवीजन करो। क्या था? पढ़ो। अब पढ़ रहे हो, मान लो तुमने एक किसी चैप्टर का एनसीईआरटी बुक से तुमने पढ़ना शुरू किया, ठीक है? उसको पढ़ रहे हो, उसी के पढ़ते के साथ में तुम पैरेलल में कोई वीडियोस देख सकते हो, 1 शॉट वीडियो देख सकते हो, शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। तो देखो, लेकिन पढ़ते और देखते दोनों समय में अगर तुम लिख नहीं रहे हो तो ये तुम एक बड़ी गलती कर रहे हो। तो तुम्हें लिखना भी है, यानी कि तुम्हें अपने नोट्स बनाने हैं और फिर उस नोट्स को तुम्हें एक बार फिर पढ़ना है। जब पढ़ रहे होगे और सारा कॉन्फिडेंस जब तुम गेन कर रहे होगे, तो उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि भैया तुम्हें लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिवीजन करना है। तुम कितना भी अच्छा, तुम किसी भी बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो देख लो, 1 शॉट वीडियो देख लो, जो मैं भी तुमको प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर तुम वो कितना भी देख लो, अगर तुमने रिवीजन नहीं मारा तो समझो कुछ भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब तुम्हें बनाना है एक स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी? एक स्ट्रॉन्ग एक चीज बनाना है, ठीक है? 3 चीजों के ऊपर तुम्हें काम करना है। मेरी बात को एकदम ध्यान से रखना। पहला, तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल अब बनना होगा।
बनाना होगा तुम्हें। अगर तुम्हें बनाने में कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ तुम स्कूल कितने बजे जाते हो, क्या है तुम्हारा दिन भर का टाइम टेबल, मैं तुमको बनाऊंगा। वैसे कॉमन टाइम टेबल मैं बना के हर साल देता हूं, वो मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। सेकंड, तुमको स्ट्रांग प्रैक्टिस करना है, स्ट्रांग रिवीजन एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। रिवीजन स्ट्रैटेजी, जितना तुम रिवीजन करोगे ना कहीं ना कहीं तुम आगे बढ़ते जाओगे और वो चीज तुम्हें तुम्हारे सक्सेस की ओर ले जाएगा, ठीक है। एक स्ट्रांग तुम्हें बनाना है टाइम मैनेजमेंट। देखो यार, इस बार तुम्हारा हाफ ईयरली बर्बाद क्यों हुआ था पता है? हाफ ईयरली बर्बाद होने का शायद एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि तुमको आंसर लिखने का तरीका नहीं आता था, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आता था, तुम्हें क्वेश्चन सारे आते थे लेकिन तुम कहीं ना कहीं भूल गए। क्यों? क्योंकि तुमने रट के रखा था, तुमने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा था। और इस बार का तुम्हारा बोर्ड एग्जाम तो है ही है किस चीज के लिए? वो बेस करता है तुम्हारे किस चीज को? तुम्हारे एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को पाने के लिए तुम्हें बस यही करना होगा कि पूरी किताब मत पढ़ो, बस अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाओ, कॉन्सेप्ट को समझो और अपने वर्ड्स में आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। हाफ ईयरली तुम्हारा बर्बाद नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा तुम्हारा हाफ ईयरली बर्बाद हुआ, भले तुम्हारा कोई भी नंबर आया हो, कुछ भी आया हो, मैं तुम्हें कहूंगा ये तुम्हें एक वार्निंग बेल मिला, एक तुम्हारे लिए एक वार्निंग बेल है, एक तुम्हारे लिए समझ लो खतरे की घंटी सामने भगवान ने बजा दी, ऊपर वाले ने बजा दी कि भैया आप जाग जाओ, यहां से जाग गए तो तू बन जाएगा, तो तू बन जाएगा यार। हाफ ईयरली कुछ बर्बाद नहीं हुआ है, हम बोर्ड को फोड़ कराएंगे, ठीक है। लेकिन जो जो कमियां मैंने यहां से दिखाई, जो स्ट्रैटेजी मैंने तुमको फॉलो करने के लिए कहा, उसको तुमको फॉलो करना है। नेक्स्ट वीडियो मैं तुम्हारे दिल का छू लेने वाला बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। आई होप कि तुमको इससे फायदा मिला होगा। आज वीडियो के एंड में बोल रहा हूं, अगर वीडियो यहां तक देख चुके हो, पसंद आया है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करो, शेयर सबको कर दो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।